गुड मॉर्निंग क्लास। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री यूनिट 1 चैप्टर 1। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सॉलिड स्टेट। व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, द बेसिक क्वेश्चन व्हाई थिंग्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। तो हम देखेंगे कि कुछ चीजें सॉलिड होती हैं, कुछ चीजें गैस होती हैं, कुछ चीजें लिक्विड होती हैं। क्यों होती हैं, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैम। सो हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टी क्या होती है सॉलिड की, हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड इज रिजिड, सॉलिड इज रिजिड। सॉलिड कठोर होता है। जैसे ये पेन देखिए आप, ये पेन एक सॉलिड है। मैं इसको प्रेस कंप्रेस नहीं कर रहा, देखिए आप। तो सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड यानी कठोर होते हैं। दे हैव डेफिनेट शेप। तो उनकी शेप डेफिनेट होती है। जैसे ये पेन है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है और ये सिलेंड्रिकल शेप का ही रहेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज नहीं करूंगा। तो किसी भी सॉलिड की जो शेप होती है वो डिफाइनाइट होती है। और नंबर 3, दे हैव डिफाइनाइट साइज। उनका साइज भी डिफाइनाइट होता है यानी कि फिक्स होता है। नंबर 4, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। किसी सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसी सॉलिड की। इन प्रॉपर्टीज के बेस पर ही हम बताते हैं कि कोई चीज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। तो मोटे तौर पर जो सॉलिड होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही रहता है और रिजिड होता है। तो दूसरी बात क्या है, उसकी शेप डेफिनेट होती है, उसका साइज डेफिनेट होता है, उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। तो ये तो था सॉलिड कि सॉलिड क्या होता है। तो हम देखकर बता सकते हैं कि चीजें सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। लेट अस सपोज दिस बोर्ड एज ए प्रॉब्लम। आई विल आस्क, look at the board and tell me what is the state of this board. Is it liquid, gas or solid? So you can see, you can tell just by looking at the board that this is solid. तो ये सॉलिड के बारे में कुछ हमारी प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी है। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स होती है और जो कठोर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई सॉलिड एग्जिस्ट एज सॉलिड। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, व्हाई सॉलिड एग्जिस्ट एज सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, व्हाई सॉलिड एग्जिस्ट एज सॉलिड। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये बोर्ड सॉलिड है तो ये सॉलिड क्यों है। तो मैं आपको बताता हूं, देयर आर टू फोर्सेज। वो फोर्सेज हैं जिनका बैलेंस, जिनका रेशियो ये डिसाइड करता है कि चीज जो है, जो सब्सटेंस है, वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। देयर आर टू फोर्सेज
which determine the state of matter combinedly. कैसे? नंबर एक, तो सॉलिड क्यों होता है उसे समझने से पहले हमें दो बातों को समझना पड़ेगा। थर्मल एनर्जी और दूसरा होता है इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। तो कोई भी चीज सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो क्यों है, वो इन दो फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट से पता लगेगा। तो पहले हम इन दोनों फोर्सेस को ही डिस्कस करते हैं कि ये फोर्सेस हैं क्या और ये करती क्या हैं। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को समझ लेंगे तो ये बताना बहुत ही आसान है कि चीज सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड होगी। तो थर्मल एनर्जी क्या होती है? दिस एनर्जी tries to keep particles of solid as far as possible। तो जो थर्मल एनर्जी है, ये एनर्जी है इस टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर घटेगा तो थर्मल एनर्जी घटेगी। तो ये एनर्जी क्या करती है, ये मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को, किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को जितना हो सके उतना दूर दूर रखने की कोशिश करती है। और हम थर्मल एनर्जी को कम या ज्यादा करके स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज करते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, जिसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आइस। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो हम क्या करें, हम बेसिकली जब बर्फ को गर्म करते हैं तो हम बर्फ की थर्मल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से जितना ज्यादा हो सके उतनी दूर जाने की कोशिश करेंगे और आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है वो आ जाएगी लिक्विड स्टेट में। और जब लिक्विड को भी गर्म करते रहेंगे यानी लिक्विड की थर्मल एनर्जी बढ़ाते रहेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी सबस्टांस के पार्टिकल्स को जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करती है। So we can say thermal energy is that energy which tries to keep the molecules of a substance as far as possible, यानी कि जितना हो सके उतना दूर रखने की कोशिश करती है ये एनर्जी। अब हम देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ये होती क्या है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स दो मोलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? द फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ a substance, the force between the molecules, force of attraction, the force of attraction between the molecules of a substance is called intermolecular फोर्स। तो हमें ये तो पता लग गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स होती है एंड दिस फोर्स tries to keep particles as close as possible। तो ये क्या करती है, जो ये एनर्जी है, ये जो फोर्स है,
ये फोर्स क्या होती है, ये किसी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है उसे हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये फोर्स करती क्या है, दिस फोर्स ट्राइज टू कीप द पार्टिकल्स एज क्लोज एज पॉसिबल। ये फोर्स पार्टिकल्स को जितना ज्यादा हो सके उतना पास पास रखने की कोशिश करती है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर इन दोनों लाइनों के अंदर है। ये फोर्स क्या ट्राई करते, दिस फोर्स ट्राई टू कीप पार्टिकल्स एज फार एज पॉसिबल। दिस फोर्स ट्राई टू कीप पार्टिकल्स एज क्लोज एज पॉसिबल। ये जितना ज्यादा हो सके दूर रखने की कोशिश करेगी, ये जितना ज्यादा हो सके नजदीक रखने की कोशिश करेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर ये फोर्स ज्यादा है, इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, if intermolecular force is greater than, if intermolecular force is greater than thermal energy, then substance will exist in solid state। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो और थर्मल एनर्जी कम हो तो जो सब्सटेंस है वो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में। जबकि अगर मान लीजिए कि थर्मल एनर्जी काफी ज्यादा है इससे इंटरमोलिकुलर फोर्स से, तो वो चीज गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। और अगर दोनों ही फोर्स कंपेरेबल हैं, if the both forces, that is intermolecular force and thermal energy, they are comparable, then the substance will exist in liquid state। तो ये था why solid exists as solid। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। आज क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो हम एक एक बात को बिल्कुल शुरू से ही समझेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की टाइप बताओ, कितने प्रकार का होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो जो सॉलिड, हमें ये तो पता लग गया कि मैटर मोटे तौर पर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, मोटे तौर पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो जो सॉलिड होता है वो 2 तरह का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। होता क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अमोर्फस सॉलिड। ये क्या कहता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से मिलकर सॉलिड बना हुआ है, वे पार्टिकल्स एक वेल डिफाइंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, एक वेल डिफाइंड पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अमोर्फस सॉलिड। इफ देयर इज ए वेल डिफाइंड arrangement of particles
in a solid, then it is called crystalline. तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन कि अगर किसी सॉलिड में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट हो। देखिए ये सेम है, ये हमें दिख रहा है ऊपर से बिल्कुल वाइट है, ये कुछ कलर है, लेकिन ये है इसकी मैक्रोस्कोपिक स्टेट जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगर हम इसको बारीकी से देखें, माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, तो ये जिन एटम से मिलकर बना हुआ है वो कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। ये जो आपस की जो कम्बिनेशन है, इसका जो ऑर्डर है अगर वो वेल डिफाइंड है तो वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन। यानी इसके अंदर जो एटम है वो अगर एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में कनेक्ट हैं तो वो सॉलिड कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एंड सो ऑन। तो ये देखिए अब देखिए हम एक अगर सॉलिड क्रिस्टलाइन है तो हमें पता होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स के छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर वो सॉलिड बना हुआ है, वे एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन हैं और वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर किस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, इन सभी को हम देखते हैं तो पता लगेगा कि देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ, ये यहाँ। तो ये है पार्टिकल्स का वेल डिफाइंड अरेंजमेंट जिस तरह हम क्लास में बैठते हैं बच्चे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8 एग्जाम देते टाइम आपने देखा होगा ना, जब जब हम एग्जाम देते हैं तो ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी अगर 12 पार्टिकल हैं, 12 ही बच्चे हैं, तो देखिए इनके बीच में बिल्कुल वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। पहले बच्चे की पोजीशन से ही हम हर एक बच्चे की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर ये दूरी 10 सेंटीमीटर है तो मैं बता सकता हूँ कि जो चौथा पार्टिकल होगा वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है, मोटे तौर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होता है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी वे पार्टिकल्स जिनसे मिलकर ये बना हुआ है वे एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड हैव ए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट then it is called crystalline solid and they possess long range odor। ये ऑर्डर काफी लंबा चल सकता है, अप टू मिलियंस, लाखों करोड़ों तक ये ऑर्डर इसी तरह फॉलो करेगा और इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम देखते हैं, वैसे तो काफी सारे एग्जांपल हैं जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, लेकिन जो सबसे वेल नॉन एग्जांपल है वो है साल्ट। वो क्या है, साल्ट, NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर आप बारीक पिसा हुआ नमक न लेकर आए और साबुत नमक लेकर आए और उसको तोड़ कर देखें तो आप देखेंगे कि तकरीबन जितनी बार भी हम उसको तोड़ेंगे किसी दूसरी चीज है तो एक प्लेन कट मिलता है, एक प्लेन कट मिलेगा सरफेस के ऊपर। तो अब हम दूसरा सॉलिड डिस्कस करते हैं, अमोर्फस सॉलिड। पार्टिकल्स don't have well defined arrangement of
पार्टिकल। अमोर्फस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई भी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता है। अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स का कोई भी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता है। इन अमोर्फस सॉलिड देयर इज नो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दे डोंट कंसिस्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। On the other hand, crystalline solid have long range order. In amorphous solid, there is no well-defined order. कोई arrangement नहीं है. There may be orders of very short range, and that parts are called crystalloids. जैसे let us suppose, मान लीजिए आप अपनी कक्षा में बैठे थे, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा, चौथा। मान लीजिए ये है कि आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं। तो देखिए वेल डिफाइंड अरेंजमेंट है। अब रिसेस हो गई, लेट अस सपोज। तो ये जो ऑर्डर था आपका, जब पहले बैठे थे आप, आपका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट था, तो आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में थे। अब मान लीजिए ये रिसेस हो गई है, तो एक बच्चा यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है। तो अब देखिए इसके अंदर यहाँ तक तो अरेंजमेंट है, लेकिन कोई लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट नहीं है। यानी कि अमोर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स की कोई भी वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होती। वहां पर कुछ छोटे से पोर्शन में, कुछ छोटे से हिस्से में हमें वेल डिफाइंड अरेंजमेंट मिल सकती है, बिल्कुल थोड़े से एरिया में, बिल्कुल थोड़े से हिस्से में। देयर में बी वेल डिफाइंड ऑर्डर्स ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज, बहुत ही छोटी रेंज की, बहुत ही थोड़े, मान लीजिए बिल्कुल थोड़े बहुत पार्टिकल्स किसी ऑर्डर में होंगे, और जो पार्ट जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में है, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट। कई बार हम मेटालाइट से बोल देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक सॉलिड। आज था हमारा इंट्रोडक्शन, और हमने सिर्फ डिस्कस किया है व्हाट इज सॉलिड, व्हाई सॉलिड एग्जिस्ट एज सॉलिड, थर्मल एनर्जी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड, crystalline solid, amorphous solid. So, in crystalline solid, there is well-defined arrangement of particles of very long range. Crystalline solid में particles का well-defined arrangement होता है, बहुत ही लंबी रेंज का, बहुत ही दूर तक well-defined arrangement चलता रहता है, लाखों करोड़ों एटम्स तक। लेकिन on the other hand, in amorphous, there is no well-defined arrangement of particles. There may be well-defined arrangement of very short range, but overall there is no well-defined arrangement of particles. तो अगर मोटे तौर पर देखें तो किसी सॉलिड में अगर पार्टिकल्स well-defined arrangement में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर मान लीजिए किसी सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो well-defined ऑर्डर में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसे हम बोलेंगे अमोर्फस सॉलिड। तो आज के लिए हमारा इतना काफी था। थैंक यू।